नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आयुष वर्मा है और आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम के हिसाब से तो ये ज़रूरी है ही, और वैसे भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के जीवन में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग देखिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनका पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे क्या हुआ, और विस्तार से उस पार्ट को पढ़ेंगे जिसको बार बार त्रिपुरी संकट के नाम से कहा जाता है, ठीक है। आखिर में क्या है पूरा मामला त्रिपुरी संकट का, हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं एक झलक आगे क्या है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए और एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, ठीक है। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीएससी हो, आरओ हो, पीसीएस हो, ठीक है। इसमें से ये इस शख्सियत से क्वेश्चन जरूर आ जाता है एक आध, ठीक है। तो इनके बारे में जानना आप जानेंगे, आपको भी और रोचक लगेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनके परिवार का एक परिचय हम लोग देख लेते हैं। इनके पिता जो हैं जानकीनाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम था प्रभावती देवी बोस, ठीक। फाइनली सुभाष चंद्र बोस आए। इनकी पत्नी जो है उनका नाम था एमिली सेंकल, ठीक है। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था अनीता बोस। उसके बाद आगे इनका एक भाई जिससे इनका शादी हुआ, मार्टिन फॉफ, ठीक है। इससे एक बाद उनके दो बेटे, और मतलब सुभाष चंद्र जी के ये पोते हो गए, ठीक है। और एक पोती माया कैरीना थी, ठीक है। हम लोगों को फिर फोकस ये है, हम लोगों का जो फोकस करने का पार्ट है वो है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आइए हम लोग आगे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनका नाम जान लेते हैं। इनका नाम सुभाष चंद्र जानकीनाथ बोस था। जन्म 23 जनवरी 1897। स्थान कटक, उड़ीसा राज्य, ठीक है, जो कि ब्रिटिश भारत का बंगाल प्रांत था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती देवी, एमिला सेंकल इनकी पत्नी, ठीक है। और अनीता बोस इसकी बेटी थी इनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी शिक्षा जो है 1909 में बैटिस्ट मिशन की स्थापना के बाद रामेंसा कॉलेजिएट कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन लिया इन्होंने। उसके बाद 1913 में मैट्रिक, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, ठीक है, जहां उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद संगठन से संबंधित है ये, देखिए आजाद हिंद फौज, ऑल इंडिया नेशनल ब्लॉक फॉरवर्ड और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, ठीक है। मुख्य इन संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। मृत्यु इनकी जो है 18 अगस्त 1945 को, कहा जाता है एक विमान जो कि जा रहा था रूस ताइवान में क्रैश हो गया, ठीक है। और फाइनली ये देखिए एक चीज ये भी देख लेते हैं हम लोग पहले ही, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोस ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के पशु चिकित्सक की बेटी एमिली सेंकल के साथ विवाह कर लिया और दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाजों से की गई, ठीक है। और उसके काफी समय के बाद इन दोनों से एक बेटी अनीता बोस फाफ का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया इनका एक ओवरव्यू। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ चीजें हम लोग ये पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी हुई किताबें, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जितने कुशल संगठक और नेतृत्व करने में सक्षम व्यक्तित्व थे, उतना ही विचारों को कलम द्वारा प्रकट करने का उनका कौशल भी उनमें अंतर्निहित था, ठीक है। तो उन्होंने काफी कुछ पुस्तकें भी लिखी है, जिनको देख लेते हैं हम लोग। द इंडियन स्ट्रगल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर
द इंडियन स्ट्रगल पूछा जाता है। एन इंडियन पिलग्रिम, कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, आजाद हिंद, उसके बाद एसेंशियल राइटिंग ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अल्टरनेटिव लीडरशिप, द कॉल ऑफ द मदरलैंड, ठीक है, ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। और जिसमें से कि अगर एग्जाम में आता है तो 100 में से अगर मान के चलिए 100 में से 80% इसी का चांस होता है कि द इंडियन स्ट्रगल पूछा जाता है। नेक्स्ट अब देखिए उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की, ठीक है 1909 में। उसके बाद 1911 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, लेकिन देखिए लेकिन बाद में अध्यापकों और छात्रों के बीच जहां इन्होंने एडमिशन लिया था, भारत विरोधी टिप्पणी को लेकर झगड़ा हो गया, ठीक है, और जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का साथ दिया था और उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल भी दिया गया था उस समय, ठीक है, परीक्षा नहीं देने दी गई। उन्होंने बंगाली रेजिमेंट में भर्ती के लिए बाद में परीक्षा दी, लेकिन आंखों का कुछ इशू आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं दे पाए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आईसीएस में शामिल होने के लिए कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने 4थे स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, सिविल सेवा की, ठीक है, और विभाग में नौकरी हासिल की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक इस नौकरी को नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए नौकरी मानो किसी ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने जैसी थी, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने इस नौकरी को नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया। वहीं सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक तरफ बचपन से ही देश प्रेम की भावना भी थी, ठीक है, इसलिए वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए देखते हैं। और इस संग्राम में विजयी होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने पहला कदम जो है समाचार पत्र के माध्यम से उठाया। उन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बंगाल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यभार संभाला। चितरंजन दास, देखिए जिनको इनका गुरु कहा जाता है, चितरंजन दास के मार्गदर्शन और सहयोग के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, ठीक है भाई, इनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही नेताजी में और भी जो है कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड अखबार का संपादन भी किया, ठीक है, इस अखबार को चितरंजन दास ने स्थापित किया था, लेकिन बाद में इसका संपादन जो है इन्होंने किया, ठीक है। राष्ट्रीय हित की भावना सुभाष चंद्र बोस में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में उनका राष्ट्रवादी नजरिया, ठीक है भाई, क्योंकि राष्ट्रवादी थे ये, तो फाइनली जो है अंग्रेजों के साथ इनका अच्छा नहीं रहा होगा सिस्टम, ठीक है, इसलिए इन्हें 1925 में सबसे पहले भैया इनको मांडले जेल में डाल दिया गया, ठीक है भाई। जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उनका ब्रिटिश सरकार के साथ कैसे सिस्टम सही रहेगा, ठीक है, तो पहली बार इनको भैया 1925 में जो है मांडले जेल में भेजा गया। और नेताजी अब जेल से जब बाहर आए तो इनका ये उसके बाद फिर ये राजनीतिक करियर में समझ लिया आ गया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1927 में जेल से बाहर आए और इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को एक आधार देकर विकसित किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पद को सुरक्षित कर लिया, ठीक है, और गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने की लड़ाई में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है उस समय बाद में जो हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया उस समय। लेकिन देखिए सिस्टम क्या है, महात्मा गांधी से इनका जो है विचारधारा मेल नहीं खाता था। सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा है महात्मा गांधी की विचारधारा से मैच नहीं करता था। क्यों? तो देखिए हुआ क्या कि कांग्रेस की एक बैठक के दौरान कुछ नए और पुरानी विचारधारा लोगों के बीच मतभेद हो गया, ठीक है भाई, मीटिंग चल रही होगी जिसमें युवा नेता जो है, जो उस समय के युवा नेता थे, वो किसी दूसरे के नियम पे या ब्रिटिश सरकार के हिसाब से नहीं चलना चाहते, लेकिन जो
पुराने उदारवादी टाइप के नेता थे, वो उनको क्या था कि भाई हम लोग ब्रिटिश सरकार के नियम के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वहीं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचारधारा बिल्कुल अलग थी। वो कैसे अलग थी, देखिए, गांधी जी अहिंसावादी विचारधारा, ठीक है, गांधी जी भाई अहिंसावादी थे, और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवानों वाली थी भाई, ठीक है। उनको लगता था कि जहाँ हिंसा की जरूरत पड़ेगी वहां वो करना पड़ेगा। भाई दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद गुलाम भारत को आजाद कराने का ही था। मकसद तो गुलाम भारत को आजाद कराने का ही था, लेकिन विचारधारा अलग थी। एक अहिंसावादी थे और दूसरे थे जो कहते थे कि नहीं, जरूरत पड़ेगा तो होगा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन जीता था तो महात्मा गांधी उनसे खुश नहीं थे। ये हुआ क्या कि 1938 में भैया ये तो निर्विरोध चुन लिए गए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इनका वो हुआ था, ताजपोशी मान के चलिए। 1938 में जो है बहुत अच्छे से हुआ था हरिपुरा वाला, ठीक है, ठीक है। देखिए हुआ क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 1939 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी गांव का जो अधिवेशन था, अब उसको लेकर क्या मतभेद था, देखिए, महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि अबुल कलाम आजाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करें। क्यों, वो ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि भाई उस समय क्या था, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा था, सांप्रदायिक सौहार्द के हिसाब से वो चाहते थे कि भाई अबुल कलाम आजाद बने, थोड़ा सा माहौल सही हो, ठीक है, जिससे भाई और तो और ब्रितानी हुकूमत भी हवा देने में कोई कसर, मतलब ब्रिटिश जो वो तो वैसे भी हिंदू और मुस्लिम को लड़ा रहे थे। तो गांधी जी सोचे कि भाई अब्दुल कलाम बजेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ असर आए, लेकिन पेज फंस गया। पेज क्या फंस गया कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, ठीक है। गांधी जी अबुल कलाम को बनाना चाहते थे, ठीक है, ताकि हिंदू मुस्लिम का मैटर जो है वो सॉल्व हो, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। अब हुआ क्या कि भाई उधर बारडोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, बात हुआ वहाँ की भाई मौलाना अबुल कलाम जी जो है वहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है मौलाना अबुल कलाम जी का नाम घोषित कर दिया कि भाई कांग्रेस की तरफ से ये है। हालांकि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कौन, मौलाना अबुल कलाम ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया। गांधी जी के जोर देने के बावजूद भी वो सुभाष चंद्र के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वजह क्या थी कि दोनों कलकत्ता से ही आते थे और कलकत्ता में नेताजी की लोकप्रियता दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी, और वो नहीं चाहते थे कि भाई बंगाल के ही दो लोगों में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हो। तो उन्होंने भैया अपना नाम मौलाना अबुल कलाम ने वापस ले लिया। मौलाना पीछे हटे, और मौलाना के पीछे हटने के बाद फिर भाई गांधी जी सोचे अब नेहरू जी को आगे लाया जाए, ठीक है। मौलाना आजाद के पीछे हटने के बाद गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की। उन्होंने नेहरू को लिखा, उन्होंने नेहरू जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब कांटो भरा ताज नहीं पहनना चाहते, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, आप कोशिश कीजिए, अगर आप भी चुनाव नहीं लड़ सकते या नहीं सुनते तो फिर पट्टाभी सीतारमैया ही मतलब एक इकलौते विकल्प उनको दिख रहे हैं। ऐसा जो है गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा पत्र के माध्यम से, ठीक है। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर की भी उस समय इच्छा थी कि भाई कोई आधुनिक सोच वाला ही कांग्रेस की कमान संभाले। उन्होंने गांधी जी को खत लिखा, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को खत लिखा कि भाई सुभाष जी को दूसरे कार्यकाल का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन भाई फिर ये बापूजी माने नहीं ना। वोटिंग हुई भाई, आखिरकार वोटिंग का समय आ गया, वोटिंग हुई, ठीक है। और हुआ क्या, उधर से सीतारमैया थी और इधर से सुभाष चंद्र बोस। आखिर 29 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में 1580 वोट पड़े
जबकि सीतारमैया को 1377 वोट पड़े। बोस को बंगाल, मैसूर, यूपी, पंजाब और मद्रास से जबरदस्त समर्थन मिला था। लगातार दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष का जो है ताज उनके सिर पे सज गया। त्रिपुरा, पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी ने अपना हार क्यों बताया, क्यों बोला कि ये मेरी हार है। देखिए, और उसके बाद से कड़वाहट और भाई बढ़ रही थी, लगातार बढ़ी जा रही थी। ठीक है भाई, क्योंकि गांधी जी का मैटर था। चुनाव के बाद महात्मा गांधी जी ने एक बयान में, यहाँ महात्मा गांधी जी के बयान से कटुता और भी बढ़ गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे यह कह दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनसे ज्यादा मेरी हार है। लो, पर्सनली ले ली। गांधी जी ने अपने बयान में कहा कि मुझे सुभाष चंद्र बोस की जीत से खुशी है, और चूंकि मौलाना आजाद साहब के नाम वापस लेने के बाद मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव से पीछे नहीं हटने को कहा था, लिहाजा उनकी हार मेरी हार है। तब उनका ये स्टेटमेंट आया था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, उनसे ज्यादा मेरी हार है ये। अब देखिए, हालांकि हुआ क्या, सीतारमैया और गांधी जी, ठीक है, और दूसरे तमाम बड़े नेताओं का समर्थन हासिल था। मतलब ये गांधी जी को जो है जीत तो गए सुभाष चंद्र बोस, वो ठीक है, लेकिन सीतारमैया, गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है, गांधी जी को तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सपोर्ट था और सीतारमैया का सपोर्ट था, जो उनके उम्मीदवार थे। लेकिन बोस के साथ क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस का प्रॉफिट, उनको सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट था कि भाई युवाओं के बीच में वो बहुत ज्यादा फेमस थे। उन्होंने बहुत उत्साह के साथ सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया, जो वहां के युवा थे। सुभाष चंद्र बोस ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन गांधी जी ने सीतारमैया को जब अपनी हार बता दिया, तो उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई वो बहुत दयनीय है। हुआ क्या भाई, अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी जी के समर्थकों का ही दबदबा था। ठीक है, चुनाव बाद कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। मार्च 1939 में जबलपुर के नजदीक त्रिपुरी में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होना था, ठीक है, मार्च में। तो उससे पहले मतलब 21-22 फरवरी को मार्च में जो अधिवेशन होना था, उससे पहले इनका जो एक मीटिंग रखा गया था, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, ठीक है, 21-22 फरवरी को। और इत्तेफाक था या संयोग था, उस समय भाई सुभाष चंद्र बोस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने टेलीग्राम लिखकर वर्किंग कमेटी को मीटिंग जो है वार्षिक अधिवेशन तक टालने के लिए कहा, भाई एक आध महीना जो है रुक गया जाए। तो लेकिन भाई वर्किंग कमेटी, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई उन्होंने गांधी जी को भी एक खत लिखा और टेलीग्राम भेजकर नई गठित होने वाली वर्किंग कमेटी के सदस्यों को अपने हिसाब से नॉमिनेट करने का अनुरोध किया भैया, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं सुझाया था, लेकिन इतना बोल दिया कि अपने हिसाब से हम करेंगे। हुआ क्या, अब वर्किंग कमेटी के लोग ही सुभाष चंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। कैसे खोल दिए भैया, देखिए, अब बोस की तरफ से अपनी अस्वस्थता की वजह से वर्किंग कमेटी की मीटिंग को टालने के लिए भाई टेलीग्राम तो भेज दिया गया। उन्होंने सरदार पटेल को भी भेजा और गांधी जी को भी भेजा। लेकिन हुआ क्या कि सरदार पटेल को वो बुरा लग गया। उन्होंने बोस के खिलाफ यह कहकर मोर्चा खोल दिया कि इसमें उनकी तानाशाही की झलक है। वह ये तक नहीं चाहते कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी सामान्य कामकाज भी निपटा सके। 8 फरवरी को सरदार पटेल ने राजेंद्र प्रसाद को खत लिखकर कहा, किसने, सरदार पटेल ने फिर राजेंद्र प्रसाद को खत लिखकर कहा कि बोस के साथ बतौर वर्किंग कमेटी में मेंबर काम करना मुमकिन नहीं। बोस ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि भाई पार्टी के भीतर टकराव को रोका जाए। यहाँ तक कि अस्वस्थता के बावजूद वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले 15 फरवरी को वह वर्धा में पहुंचकर, उस समय अस्वस्थ थे लेकिन फिर भी वर्धा गए, गांधी जी से मिले और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने
उनसे अपनी बात भी रखी, लेकिन जो है तनाव कम नहीं हुआ। आखिरकार 20-21 फरवरी को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भैया भाई फरवरी में जो फाइनली एक वर्किंग कमेटी वाली मीटिंग तो फरवरी में ही थी उसमें जो है नहीं है, सुभाष चंद्र बोस उसमें नहीं गए। सरदार पटेल भाई कांग्रेस कमेटी के दर्जन भर सदस्यों और सरदार पटेल ने जो उन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया भैया, भैया नहीं आए, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं सब कुछ। अब त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सामने भी आ गई। भाई उधर बोस खेमा अलग था, इधर गांधी जी का खेमा अलग हो गया, दोनों गुट आमने सामने आ गए। बहुत कुछ हुआ इन द सेंस, जैसे कि भैया उस जो अधिवेशन होने वाला था उनका वार्षिक अधिवेशन, उसमें सुभाष चंद्र बोस आए लेकिन स्टेचर पे बैठ कर आए थे। ठीक है, उनका मतलब तबीयत उनका भाई तबीयत तो खराब चल ही रहा था, ऐसा अब तो भाई नहीं आ सकते थे, तो अपना स्टेचर पे बैठ के आ गए। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस के जो सदस्य थे, जो गांधी जी गुट था, उन्होंने कहा कि भाई ये स्टील व्हील चेयर जो है कि ये इसको चेक किया जाना चाहिए। उनका तबीयत इतना ज़्यादा खराब था कि वो चल नहीं पा रहे थे सुभाष चंद्र बोस उस समय। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ये ड्रामा है, ऐसा कुछ बात आया। ठीक है, वहाँ इतनी मतलब त्रिपुरा अधिवेशन में इतना आपसी कलह हो गया कि मतलब समझ लीजिए कि ऐसा भी कहा जाता है कि भाई उसमें राजेंद्र प्रसाद जी के कपड़े फटे थे, दोनों ग्रुप आमने सामने हो गए थे, लड़ाई झगड़ा ऐसा नौबत आया था। ठीक है, फाइनली बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए शायद वो भी हो गया था उसमें। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अगले ही महीने भैया फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा बस। अप्रैल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने न सिर्फ कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया बल्कि की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। और फलस्वरूप 3 मई 1939 को उन्होंने कलकत्ता की एक रैली में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का ऐलान किया। और इस तरह फाइनली कांग्रेस अलग और सुभाष चंद्र बोस अलग। अब देखिए ठीक है, ये तो एक कहानी हो गई। अब देखिए उस समय और क्या हो रहा था। उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 और 1945 वाला। ठीक है, यह युद्ध जो है धुरी राष्ट्रों, उसमें जर्मनी, इटली और जापान, ठीक, और मित्र राष्ट्र में जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, सोवियत संघ हो गया, और थोड़ा बहुत चीन भी था। ठीक है, क्योंकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था, उस समय ये सब चल ही रहा था। ठीक है, अब देखिए गांधी जी भाई कैसे जर्मनी गए, कैसे जापान गए, सॉरी गांधी जी कह रहे, सुभाष जी। ठीक है, सुभाष जी, ये हुआ क्या कि भैया देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है भाई, चूंकि अब उनका तो कांग्रेस से राह अलग हो चुका था। ठीक है, और वहां पे दूसरे जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेतृत्व के बिना सलाह के बिना, ठीक है, भारत की तरफ से युद्ध करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनिंगटन के फैसले के विरोध में, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ले गया था ना, तो उसके विरोध में भाई, ठीक है, उसके विरोध में फिर इन्होंने जो है सामूहिक नागरिक अवज्ञा की वकालत की, मतलब ऐसा कुछ किया उन्होंने। ठीक है, तो उनके इस फैसले की वजह से उस समय उनको जेल में रहना पड़ा, 7 दिन उनको जेल में काटना पड़ा, बाकी का दिन जो है वो मतलब गिरफ्तार तो थे लेकिन वो जेल में नहीं बनते, नजरबंद थे घर ही पे। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए अपनी गिरफ्तारी के 41वें दिन सुभाष चंद्र बोस देखिए क्या किए। जर्मनी जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जो है मौलवी वेश धारण करके, ठीक है, देखिए बुक से लिया गया है, ठीक है, बुक से लिया गया, वेश धारण करके अपने घर से निकले और इटालियन पासपोर्ट में ऑरलैंडो मैजोटा नाम से अफगानिस्तान, सोवियत संघ, मॉस्को और रोम होते हुए फिर जर्मनी पहुंचे। जर्मनी गए और वहां देख रहे हैं आप, ये भैया हिटलर जी से मिले। इनका कहना था कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है,
तो भाई ये सब तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए के दुश्मन थे। तो ये गए जर्मनी और जर्मनी से सहयोग लिए भाई। चलिए भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है अपना, ऐसा इनका सिस्टम था, मानना था। अब देखिए हुआ क्या कि एडम वॉन ट्रॉट डुसोल्ज के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र बोस ने भारत के विशेष प्रसारण ब्यूरो की स्थापना की वहीं जर्मनी में, ठीक है, जिसने जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारण किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि, हाँ देखिए आगे बात, दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त होता है, और इस तरह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जर्मनी और जापान से सहयोग की मांग की। भाई आपका दुश्मन है वो, हमारा भी दुश्मन है, सहयोग करिए हमारा भी। बोस ने बर्लिन में फ्री इंडिया एक सेंटर की स्थापना की। वहीं फ्री इंडिया लीजियन के लिए लगभग 3000 भारतीय कैदियों को इन्होंने साइन अप किया भाई अपनी सेना में, आओ चलो युद्ध करने। जर्मनी का युद्ध में पतन। अब देखिए हुआ क्या कि युद्ध चल ही रहा था, लेकिन हुआ ना कि जर्मनी उस युद्ध में जो है बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई, ठीक है, तो जर्मन सेना वापस होने लगी। भाई ऋतु सुधा तो मजबूत कंट्री थी। सुभाष चंद्र बोस, जब जर्मन कमजोर पड़ने लगे तो सुभाष चंद्र बोस ने अंदाजा लगा लिया कि अब जर्मन सेना जो है भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने में हमारी मदद कर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक खुद ही हार रही है। उसके बाद क्या किया भैया, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का, ये हैं हमारे देश के हीरो। आजाद हिंद फौज का गठन देखिए कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए वहाँ से सिस्टम बना नहीं जर्मनी से, तो फाइनली किसी तरह इन्होंने ये जो है 1943 में जर्मनी से सिंगापुर चले गए। सिंगापुर जहाँ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की उम्मीद से, ठीक है, वहाँ पे फिर एक उम्मीद जगाई, ठीक है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की उम्मीद फिर से जगाई। और ठीक है, और देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना को सबसे पहले कप्तान, हाँ एक और ये ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, को सबसे पहले कप्तान जनरल कैप्टन मोहन सिंह 1942 में इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस ने इस भारतीय राष्ट्रीय सेना की अध्यक्षता की, ठीक है। फाइनली जो है रास बिहारी बोस ने इस संगठन की पूरी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। और वहीं के बाद से देखिए, और वहीं के इसके बाद जो है आईएनए, ठीक है, आईएनए को, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय सेना को, इंडियन नेशनल आर्मी को जो है आजाद हिंद फौज के नाम से और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो आजाद हिंद, इसमें इस चीज को लेकर बहुत इसमें तामझाम, ठीक है। पहले ये भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, बाद में ये जो है आजाद हिंद फौज हुई, ठीक है। और जब ये सुभाष चंद्र बोस के हाथों में इसकी कमान आई, तब इसको आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी ने अपने भाषण से लोगों को प्रेरित किया, ठीक है। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उस समय उनका भाषण बहुत ओजस्वी था, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार का नारा उन्होंने दिया, ठीक है। तो उनके इसका इतना प्रभाव पड़ा लोगों पर, उनके इस मतलब कि भाषण का, कि आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिशों के खिलाफ काफ़ी लोग शामिल हो गए। सेना आजाद हिंद फौज के कमांडर नेताजी के साथ ब्रिटिश राज से देश को मुक्त करने के लिए भारत की तरफ बढ़ी, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे सेना भर्ती किया, ठीक है। जापान में जो भी वहाँ बंदी थे भारत के, वहाँ के रहने वाले सबको इकट्ठा किया, सबको सेना में भर्ती किया, फिर सबको लेके भारत की तरफ बढ़े, ठीक है। रास्ते में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इन्होंने स्वतंत्र कराया। सबसे पहले उन्होंने अंडमान निकोबार को ही ब्रिटिश से मुक्त कराया। इसके बाद इन दोनों द्वीपों का नाम देखिए, इस समय यहाँ स्वराज और शहीद हो गया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके साथ सेना के लिए रंगून की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। और बर्मा मोर्चे पर अपनी पहली प्रतिबद्धता के साथ सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी लड़ाई लड़ी और आखिरकार इम्फाल और मणिपुर के मैदान में भी भारतीय ध्वज फहराने में ये लोग कामयाब हो गए, ठीक है।
हालांकि उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, राष्ट्रमंडल उसमें जो भाई यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब काफ़ी मजबूत थे उस समय हालांकि। ठीक है, तो हुआ क्या कि उधर जो है कि जर्मनी में तो जर्मनी तो पहले ही पीछे हट रही थी इससे। ठीक है, जापान में भी वहाँ कांड हो गया, भाई बम गिर गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर रंगून बेस के शिविर पे जब ये गए, वहाँ से इनको वापस हटना पड़ गया। फिर भाई जापान और जर्मनी के सहयोग से ही तो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, वहाँ पे जर्मनी की सेना पीछे हटने लगी, जापान पे बम छिड़ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो है वहाँ से पीछे हटे और जो है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक हिंद फौज, उनका जो है सपना जो है टूटने लगा एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में देखिए क्या हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की हार से निराश नेताजी ने फिर सहायता मांगने के लिए रूस यात्रा करने की योजना बनाई वहाँ से तुरंत। लेकिन दुर्भाग्य 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी का जो है विमान का ताइवान में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिलहाल नेताजी की लाश नहीं मिली थी ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हालांकि उस दुर्घटना का कोई सबूत भी नहीं मिला, इसलिए उनकी मौत आज भी विवाद का विषय है, रहस्य का विषय है। ठीक है, तो ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर आपको यह अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।